Hello everyone, welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Saini. I hope you all are doing very well. Before that, अगर अभी तक आप लोगों ने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 12 दैट इज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग इस चैप्टर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि हमने अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स और ये दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने से ही होता है। ओके, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन एनी टू सर्फेसेस दैट आर इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है, किनके बीच में? किसी भी टू सर्फेसेस के बीच में जो एक दूसरे से कांटेक्ट हैं। ओके, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में हैं, उनके बीच के मोशन को अपोज करता है जो फोर्स, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। सिंपल। ओके ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हेन वी पुश अ बुक ऑन टेबल, सपोज बुक एक रखी है, टेबल है, टेबल पे बुक रखी है, हम उसको पुश कर रहे हैं। ठीक है, पुश करेंगे, सभी लोग पिक्चर में भी देखिएगा, पिक्चर जो दी गई है यहाँ पर। ओके, अगर हम उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी दूर तो मूव करेगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो गई। फिर हमने उसको दूसरे डायरेक्शन से पुश किया, तो फिर वो थोड़ी दूर चलेगी और फिर से वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो थोड़ी दूर तक मूव करती है, फिर स्टॉप क्यों हो जा रही है? आपको पता है क्यों हो जा रही है? क्योंकि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पर लगता है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में वर्क करता है, तभी बुक जो है थोड़ी देर तो मूव करती है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है। ओके, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मींस अगर आपने बुक को लेफ्ट हैंड साइड पुश किया है तो फ्रिक्शन जो है वो राइट हैंड साइड एक्ट करेगा, और अगर आपने बुक को राइट हैंड साइड पुश किया है तो आपका फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वर्क करेगा। ओके, हमेशा अपोजिट होगा, तभी चीजें रुक पाएंगी, वरना चलती चली जाएंगी अगर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ओके, तो क्या फ्रिक्शन सभी सरफेसेस पर सेम होता है? क्या क्या फैक्टर्स होते हैं फ्रिक्शन को जो इफेक्ट करते हैं? चलिए अब ये पढ़ते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मूथ सरफेस इज लेस देन दैट ऑन द रफ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो स्मूथ सरफेस पे कम होगा एज कंपेयर टू रफ सरफेस, मींस रफ सरफेस पे ज्यादा होगा। ओके, चलिए जानते हैं कैसे। अब आप मुझे ये बताइए कि हम लोग आईसी सरफेस पे क्यों गिर जाते हैं? अगर ऑयल गिर जाता है फ्लोर पे या मार्बल फ्लोरिंग होती है तो हम उस पर इजीली नहीं चल पाते, स्लिप हो जाते हैं, और रोड पर चलते टाइम हम नहीं गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? चलिए इन दोनों के सरफेसेस को हम लोग पास से देखते हैं। अब आप लोग पिक्चर देखिए, पिक्चर में एक तरफ स्मूथ सरफेस है और एक तरफ रफ सरफेस है। ओके, स्मूथ सरफेस में आप देख रहे हैं कोई भी पीक्स और वैलीज नहीं है, लेकिन रफ सरफेस पे आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े से पीक्स और वैलीज दी गई हैं। तो जब भी रफ सरफेस पे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जब भी रफ सरफेस पे कोई भी ऊपर से ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपने ऑब्जेक्ट से, अपने सरफेस के ऑब्जेक्ट से क्या करता है? स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग बना लेता है। ओके, स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होने की वजह से हम रफ सरफेस पे इजीली चल पाते हैं, और स्मूथ सरफेस पे आप देख रहे हैं कोई भी पीक्स एंड वैलीज इस तरीके की नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनके दोनों सरफेसेस के बीच में क्या होता है? इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं? स्लिप हो जाते हैं।
और रफ सरफेस में दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हम इजीली चल पाते हैं। ओके, तो ये चीज होती है स्मूथ और रफ सरफेस में, कि हम स्मूथ सरफेस पे स्लिप हो जाते हैं और रफ सरफेस पे हम इजीली चल पाते हैं। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो लेस हो जाता है और रफ सरफेस पे फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा रहता है। ओके, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। जो सरफेस कांटेक्ट में है उस सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। ओके, अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कैसा होगा? कम होगा। और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ओके, Okay, now come to the second factor, that is liquid and gases also exert friction. Liquid and gases friction is less than solid friction. Liquid और गैस भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस का फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड के फ्रिक्शन से कम होता है। चलिए जानते हैं कैसे। दो बॉल्स लीजिए, एक को हवा में फेंकिए और एक को ग्राउंड पर फेंकिए। ठीक है, जब आप बॉल को हवा में फेंकेंगे तो वो दूर जाके गिरेगी, और जब आप बॉल को ग्राउंड में फेंकते हैं तो वो थोड़ी दूर जाकर स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? हवा में फेंकी हुई बॉल ज्यादा दूर जाती है और ग्राउंड में फेंकी हुई बॉल कम दूर जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्राउंड जो कि सॉलिड है उसने ज्यादा फ्रिक्शन लगाया, इसीलिए बॉल थोड़ी दूर ही जाकर स्टॉप हो गई कंपेयर टू द बॉल जो हमने हवा में फेंकी थी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा लिक्विड एंड गैसेस फ्रिक्शन इज लेस देन सॉलिड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में, इसीलिए जो ग्राउंड पर हमने बॉल फेंकी थी उसने सॉलिड था सरफेस, सॉलिड ने ज्यादा फ्रिक्शन लगाया और वो कम दूर पर ही बॉल स्टॉप हो जाती है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ कम टू द थर्ड फैक्टर, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन बॉडी के वेट पर भी डिपेंड करता है, जितना वेट ज्यादा होगा फ्रिक्शन भी उतना ज्यादा अप्लाई होगा। लेट्स अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। दो बॉक्स हैं, ठीक है, एक कम वेट का है और एक ज्यादा वेट का है, एक भारी है और एक हल्का है। ठीक है, कौन सा बॉक्स आपको मूव कराने में आसानी होगी? ऑब्वियसली जो हल्का बॉक्स है उसे हम इजिली मूव करा लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होगा? हम जो कम भारी होता है या फिर जो हल्का बॉक्स होता है हम उसको इजीली कैसे मूव करा लेंगे, या फिर भारी बॉक्स पे भी तो हम उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो क्यों नहीं मूव हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भारी बॉक्स जो है वो सरफेस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जितना भारी है वो उतना ही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। और इन दोनों सरफेसेस के बीच में, मींस जो ग्राउंड का सरफेस है और जो बॉक्स का सरफेस है, दोनों सरफेसेस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग हो रही है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहा है वो बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स बहुत ज्यादा हैवी है। तो क्या हो जाएगी? उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग हो जाएगी और इसीलिए फ्रिक्शन कैसा होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बॉडी के वेट से बढ़ जाता है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए जानते हैं कैसे। स्प्रिंग बैलेंस तो आप सभी यूज करना जानते ही होंगे, आप सभी जानते होंगे स्प्रिंग बैलेंस कैसे यूज किया जाता है और इसकी क्या जरूरत होती है। ओके, तो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रैग करेंगे और उसकी रीडिंग नोट करेंगे। इसके बाद हम उसी सेम ऑब्जेक्ट को वापस से ड्रैग करेंगे, लेकिन अब हम उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे कि आपने देखा पहले वाले में हॉरिजॉन्टल ब्लॉक रखा हुआ था, उसके बाद हमने ब्लॉक को वर्टिकल कर दिया है, मींस कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो मैंने चेंज कर दिया है। तो जब हम कॉन्टैक्ट एरिया चेंज करेंगे, मींस हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देंगे बॉक्स को, फिर हम जब उसे ड्रैग करेंगे तब क्या होगा? उसके बाद की भी रीडिंग पहले वाली रीडिंग की तरह ही आएगी, मींस दोनों रीडिंग्स कैसी होंगी? सेम होंगी, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ
कॉन्टैक्ट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। ओके ओके, तो हमने अभी क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें जल्दी से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट वर्क करता है। उसके बाद फ्रिक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फैक्टर है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मूथ सरफेस इज लेस देन दैट ऑन द रफ सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स स्मूथ सरफेस पे लेस होगा और रफ सरफेस पे ज्यादा होगा। लिक्विड एंड गैसेस आल्सो एक्सर्ट फ्रिक्शन। लिक्विड और गैसेस भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन से उनका फ्रिक्शन कम होता है। फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी के वेट पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के वीडियो में पढ़ी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर अभी तक आपने साइंस फ्यूजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।